हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 16 और 17 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और अगले सालों तक ही इसकी चर्चा होगी। क्वेश्चन होगा पहला, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए और चीन के 43 सैनिक हताहत हुए। तो ये घटना किस जगह पर हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा गलवान वैली। ओके, कब हुई है घटना? तो 15 जून की रात को हुई है, 15 जून की रात और 16 जून की अर्ली मॉर्निंग पे। इंडियन आर्मी का कहना है कि कर्नल समेत 20 सैनिक शहीद हुए, जबकि 43 चाइनीज जो सोल्जर्स थे वो हताहत हुए। उनमें से कुछ की डेथ हुई है, कुछ घायल है। कितने की डेथ हुई है इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। चीन ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। चूंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है इसलिए हम लोग बताते हैं कि कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग की डेथ हुई है, शहीद हुए हैं। चीन ऐसा नहीं करता है, चीन में वहाँ डेमोक्रेसी है नहीं। मतलब कि अब बॉर्डर इंडिया और चाइना का वो बहुत हीटअप हो चुका है। दशकों बाद ऐसी स्थिति आई है। और आपको बता दूं कि लद्दाख में पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुके हैं, वहाँ टेंशन चल रहा है और स्टैंड ऑफ है दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। तो LAC पर 3 जगहों पर ये स्थिति है, गलवान वैली, पेंगोंग त्सो लेक और हॉट स्प्रिंग गोगरा। तो इससे पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की जो बातचीत हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग गोगरा से दोनों की सेनाएं पीछे हटेंगी। लेकिन चीन ने गलवान वैली पर जो कहा था कि हम पीछे हटेंगे वो वहीं पर रुकी रही और ये घटना देखने को मिली है। तो देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ मैप के थ्रू कि देखिए ये रहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप। ओके, तो मेरे बगल में जो दिख रहा है ब्लैक कलर का एरिया वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया है उस तरफ का, और उसकी सीमा को कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC। जबकि इस तरफ जो अक्साई चीन है, ओके, तो वो चीन के कब्जे में है और उसकी जो सीमा है उसको कहते हैं हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। तो यहीं पर गलवान वैली में इसी जगह पर ये घटना हुई है। तो अब मैं इसको 3D मैप के थ्रू आपको थोड़ा विजुलाइज करता हूँ, बताता हूँ। ओके, आप एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। मेरे बगल में वर्ल्ड मैप है और वहाँ से हम लोग गलवान वैली की ओर चल रहे हैं। ओके, तो ये रही गलवान वैली। ओके, और सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर एक श्योक रिवर है, जो सबसे बड़ी जो रिवर थोड़ी चौड़ी सी दिख रही है वो श्योक रिवर है। और इस तरफ मेरे बगल में, ठीक बगल में ये है गलवान रिवर, जो कि आगे जाकर वो श्योक रिवर से मिल जाती है। तो जो श्योक रिवर है वहीं पर उसके पास में ये ITBP का कैंप है। मैं जूम भी कर रहा हूँ इसको। ओके, तो वहाँ कैंप है और LAC जो है वहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर। देखने में तो आपको लग रहा है कि बहुत ये छोटा सा एरिया है, लेकिन एक्चुअल में ये 8 किलोमीटर दूरी है। तो उस तरफ से वहाँ LAC लगती है। ओके, और चाइनीज और इंडियन दोनों फौज जो है वो जब आती है तो फिर वहाँ से वापस लौट जाती रही है, लेकिन इस बार स्टैंड ऑफ हो गया था। तो इंडियन आर्मी का कहना है कि फौज के डी-एक्सेलेशन यानी सेनाओं के पीछे हटने की जो प्रक्रिया चल रही थी उसी दौरान दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों सेनाओं के जो फौज हैं उसके बीच में जो है क्लैशेज हुए हैं। तो कैसे हुई ये घटना? देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि 15 जून की शाम को मामले को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही थी, प्रक्रिया चल रही थी। इंडिया की ओर से, इंडियन आर्मी की ओर से कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू जो है चीनी पक्ष से सेना हटाए जाने को लेकर बातचीत में शामिल थे और 1 घंटे पहले तक वो चीनी सेना से बातचीत कर रहे थे। ऐसा इकोनॉमिक्स टाइम्स ने सोर्सेज के हवाले से ये बताया। ऑफिशियली इंडियन आर्मी ने ये सब कुछ नहीं कहा है। ओके, तो 15 जून की जो सुबह क्या हुआ था कि सुबह बातचीत हुई थी और बातचीत शाम तक हुई थी। ये हुआ था कि चीनी फौज वहाँ से अब पीछे हट जाएगी। लेकिन क्या हुआ, शाम को कमांडिंग ऑफिसर जो हैं बातचीत करने के बाद फिर से वो देखने गए करीब 50 जवानों के साथ कि वहाँ स्टैंड ऑफ पॉइंट पे चाइनीज सोल्जर्स जो हैं वो चले गए हैं या हैं वहीं पर। लेकिन वहाँ पर पहले से चीनी सैनिक वहाँ मौजूद थे, वो पीछे नहीं हटे। चीन ने एक तरह से फिर से वो चालबाजी की। तो भारतीय सेना जब LAC के इसी ओर से अवैध रूप से वहाँ चीनी ढांचों को तोड़ रही थी, तभी वहाँ पर
बड़ी संख्या में चीनी टुकड़ी वहाँ वापस आ गई। और सोर्सेज के हवाले से ये कहा गया कि करीब 250 चीनी सैनिक जो है पेट्रोल पॉइंट 14 पर जमा हो गए। ये जो पेट्रोल पंप पॉइंट 14 है। ओके, तो जवानों ने क्या किया कि भारत की सीमा पर घुसने से रोका उनको। ओके, तभी वो कांटेदार डंडे और पत्थर नुकीले उन सब से चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया। तो दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हुई गालवान नदी के उसी के पास में। बहुत नैरो सा एरिया होता है। तो नदी में इस वक्त क्या है कि उफान चल रहा है, बहुत तेज धारा बह रही है। ओके, गर्मी में ये बहुत तेज उफान होती है और सर्दी में नदी जम जाती है। तो इस वजह से क्या हुआ, अभी उफान पे तो बड़ी संख्या में सैनिक की जान चली गई, क्योंकि वो घायल होने के बाद वो सब नदी में गिर गए, उसी में बह गए आगे। तो दोनों आर्मी के सोल्जर्स जो हैं वो बहुत घायल हुए और दोनों तरफ से लोग जो हैं वो नदी में गिर गए और वो बह के आगे बढ़ गए। ओके, तो वहाँ पर हालांकि गोलियां नहीं चली है, सब कुछ डंडे पत्थर इन सब से हुआ है। क्यों गोलियां क्यों नहीं चली? क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट है कि जब भी सोल्जर्स जो है वो पेट्रोल करेंगे, मतलब पेट्रोलिंग करेंगे, अलग उस इलाके पे जाएंगे, तो उस वक्त फायर आर्म्स कैरी नहीं करेंगे, मतलब हथियार उनके पास नहीं होगा, केवल डंडा होगा, ताकि दोनों देशों के जो सैनिक हैं एक दूसरे को नुकसान न पहुंचा पाए। तो इस बात को लेकर दोनों साइड जो है वो फॉलो करते रहे हैं, अभी तक फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अभी टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये 15 जून की रात को इस हिंसक झड़प में इसमें एक खास चीज़ का इस्तेमाल किया गया जो शार्प हो, पत्थर हो, डंडे हो, इन सब से। और हिंसक झड़प इतनी ज़्यादा थी कि दोनों तरफ के सैनिक जो हैं गंभीर रूप से हताहत हुए हैं, डेथ हुई है, इंडियन सोल्जर्स भी शहीद हुए। अच्छा, आपको बता दूं कि 16 जून को अगले दिन भर मीडिया में ये खबर चलती रही कि एक कर्नल यानी बी संतोष बाबू और 2 सैनिक शहीद हुए हैं इंडिया की ओर से। और ये भी बात सामने आई, ग्लोबल टाइम्स के जो वहाँ के उसके जो एडिटर हैं उन्होंने, और चाइनीज मीडिया की ओर से ये कहा गया कि चीनी सैनिक मारे गए हैं 5 वहाँ पर। ओके, हालांकि चीन ने बाद में इसको नकार दिया, वहाँ की मीडिया ने नकार दिया। ओके, लेकिन क्या हुआ कि रात को 16 जून की रात को इंडियन आर्मी ने ये अनाउंसमेंट किया, कहा कि 20 इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हुए हैं, कईयों को नदी से निकाला भी गया है, गालवान रिवर से। ओके, और चीन के 43 जवान जो है वो हताहत हुए हैं। अच्छा, सेना ने चीनी बातचीत को इंटरसेप्ट किया है, उससे ये जानकारी मिली है। लेकिन कितने चीनी सैनिक मारे गए हैं इसके बारे में खुलासा जब तक मैं वीडियो बना रहा था तब तक नहीं हुआ थी। और हालांकि इस दौरान क्या हुआ है कि चीन ने फिर से 16 जून को यानी कल ही युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिए। तो एक मोटा मोटी जो घटना हुई उसके बारे में मैंने आपको बताया। मुझे लगता है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मैप के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। कितने साल बाद 15 और 16 जून की आधी रात को भारत और चीन सीमा पर यानी LAC पर सैनिकों की जान गई है? आंसर होगा 45 साल, 45 ईयर के बाद ये घटना हुई है। लास्ट बार ये घटना हुई थी 1975 में, उस वक्त ये घटना हुई थी। तो कब कब हुई चीन के साथ क्लैशेज जो हुए हैं, खूनी संघर्ष हुआ है, वो कब कब हुआ है वो देख लेते हैं। वो लद्दाख से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक हुआ था, इतनी दूरी तक हुआ था जो रेड लाइन आप देख रहे हो। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि 1967 में सिक्किम के नाथुला पास पर वहाँ बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जिसमें बताया जाता है कि करीब 300 से ज़्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे, कुछ इंडियन सोल्जर्स भी हताहत हुए थे, शहीद हुए थे। इसके बाद क्या हुआ कि 1975 में अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच में टेंशन हुआ, आप देख रहे हो यहाँ पर। तो उस वक्त गोलियाँ चली थी और इसमें कुछ सैनिकों की कैजुअलिटी हुई थी, कुछ की डेथ हुई थी। ओके, तो उसी के बाद दोनों देशों ने एग्रीमेंट कर लिया कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग के दौरान सैनिकों के पास फायर आर्म्स नहीं रहेंगे, यानी हथियार नहीं रहेंगे, ताकि विवाद होने पर किसी की जान ना जाए। हाँ, सिर्फ ऑफिसर्स के पास हथियार होते हैं और कैंप में हथियार होते हैं, जो पोस्ट होता है वहाँ हथियार रखे जाते हैं, लेकिन पेट्रोलिंग के समय नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। गलवान वैली के पास कौन सा सामरिक महत्व का जो रोड है जिसके निर्माण पर चीन की आपत्ति है और उसी आपत्ति की वजह से लगातार हम लोग देख रहे हैं स्टैंड ऑफ? इसका आंसर होगा दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। ये रोड है
बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल वेदर रोड है, किसी मौसम में जाया जा सकता है वहाँ पर। और गालवान वैली में जो भी हिंसा हुई है दोनों देशों के बीच में, उसकी बड़ी वजह यही रोड है जिस पर चाइना जो है ऑब्जेक्शन करता है। ओके, तो इसको देख लेते हैं मैप के थ्रू। देखिए ये रही गलवान वैली जो मैंने पहले दिखाया था आपको। ओके, और गलवान रिवर है और उसके दूसरी तरफ जो कि वो श्योक रिवर में मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो पहाड़ है 3D एनिमेशन में आप देख रहे हो वो 80 डिग्री तक है, मतलब ऊपर से एकदम सीधी ढलान है। और सामने वहाँ पर जो शेख रिवर है, श्योक रिवर, उसके किनारे दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड है जो कि वो लगातार श्योक रिवर के किनारे किनारे चली जाती है। LAC के ठीक बगल से ये गुजरती है। 20 साल में बनकर तैयार हुई है। 255 किलोमीटर ये लंबी सड़क है। ओके, LAC के समानांतर ये चलती है और 13,000 से लेकर 16,000 फुट की ऊंचाई पर ये अप्स एंड डाउन में ये रोड चलती है और ये लेह को काराकोरम दर्रे से जोड़ती है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और काराकोरम के पास ही वहाँ पर दौलत बेग ओल्डी एक जगह है, वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के लिए वो जगह बहुत ही सामरिक रूप से बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके, दौलत बेग ओल्डी के पास दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है, जहाँ पर मूल रूप से उसको 1962 के युद्ध के दौरान जो इंडिया चाइना वार हुआ था उसके दौरान बनाया गया था। लेकिन 2008 तक, मतलब वार के बाद 2008 तक इसको छोड़ दिया गया था। लेकिन उसके बाद से अब तक इस इलाके को, इस क्षेत्र को और हवाई पट्टी को रिवाइव किया गया। देखो 2013 में आपने खबर देखी होगी, लॉकहीड मार्टिन C-130J-30 परिवहन विमान को उतारा गया था। इंडिया का सबसे बड़ा ये परिवहन विमान है और वहाँ पर एयरफोर्स की एक्टिविटी अभी भी चल रही है। ओके, वहाँ है और वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, एडवांस लर्निंग ग्राउंड है वहाँ पर। तो ये इसको शॉर्ट में कहते हैं उस जगह को DBO। तो उसके पश्चिम में ही आप देख रहे हो, मैं मैप में दिखा देता हूँ, पश्चिम में ही उस तरफ POK जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान इलाका है और वहाँ पर चीन जो है वर्तमान में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में वहाँ पर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEP का निर्माण कर रहा है। और कुछ जो है वो ऊपर के हिस्से में भी है, वहाँ पर भी ये निर्माण हो रहा है। ऊपर का हिस्सा जो है वो POK का एक हिस्सा है, 5,180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। उसे पाकिस्तान ने 1963 में चीन के हवाले कर दिया था, ऊपर का कुछ हिस्सा। तो उसी के ठीक बगल में ये हवाई पट्टी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से पूरे इलाके पर नज़र रखी जा सकती है और उस हवाई पट्टी तक रसद, आर्टिलरी, इन सब पहुँचाने के लिए जो रोड है वो वही है वो रोड। ओके, तो उसी रोड पर चीन की आपत्ति है। वो नहीं चाहता कि ये सड़क या बाकी और जो रोड्स हैं वो सब बने। तो इंडिया जो है ऐसे ही जो रोड हैं वो 61 स्ट्रेटजिक रोड बना रहा है और इसी की वजह से LAC पर जो है वो लगातार हम लोग को तनाव देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से मैं गलवान वैली की ओर आपको ले चलता हूँ। देखिए ये जो जगह है, पहाड़ है, इसकी ढलान जैसा मैंने पहले बताया कि 80 डिग्री तक है। ठीक है, और वैसे भी कोई भी पहाड़ पे अगर होता है तो हावी होता है और वहाँ से वो शूट कर सकता है बहुत आसानी से, हमला कर सकता है बहुत आसानी से। और इसके ठीक बगल में यानी जो श्योक रिवर है उसके ठीक बगल में आप देख रहे हो वहाँ पर ITBP का कैंप भी है और ठीक उसके सामने के इलाके में एक तरह से चाइना वहाँ डटा रहना चाहता है ताकि अगर उसको मौका मिले तो हमला कर सके जब बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो तब। हालांकि इंडिया ने क्या किया है, जितने उन लोगों ने डिप्लॉयमेंट किए हैं मिलिट्री के, इसका इक्विपमेंट्स के, आर्टिलरी के, तो उतना ही इंतजाम जो है इंडिया ने भी किया है। ओके, और आपको बता दूं कि ये जो रोड है दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, उस पर अगर पहाड़ से वहाँ पर अटैक किया जाता है तो वो रोड जो है वो चोक हो सकता है और ऐसे में क्या होगा, काराकोरम की ओर जो रसद की आपूर्ति है वो नहीं हो पाएगी और इंडियन आर्मी जो है इसी वजह से यहाँ पर डटकर जवाब दे रही है और हिंसक झड़प हुई है जिसमें 20 जो भारतीय सैनिक हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए जबकि 43 चाइनीज सोल्जर्स जो है वो हताहत हुए। अब देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस और दूसरे देश हैं उन सब ने क्या कहा है इस पूरे मुद्दे पर।
देखिए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस, तो उन्होंने भारत और चीन के बीच जो ये LAC पर जो हिंसा और मौत की खबरें हैं उस पर चिंता जताई है और कहा है कि दोनों पक्ष जो हैं अधिकतम संयम बरतें और इस पर बातचीत करें, देखें। अच्छा, दूसरी ओर अमेरिका ने कहा है, अमेरिका के गृह विभाग ने जो स्टेटमेंट जारी किया है और हिंसा में शहीद हुए भारत के जवानों के और उसके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। अमेरिका का ये कहना है कि भारत और चीन दोनों ने पीछे हटने की इच्छा जाहिर की थी अपने अपने क्षेत्र से, तो ये जो है ये शांतिपूर्ण एक समाधान था और ऐसे ही समाधान का वो समर्थन करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं, थोड़ा सा डिटेल हो रहा है, डिटेल इसलिए भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि चाइना का ही मामला है आज और अभी कुछ महीने और रहने की ऐसी उम्मीद है। मैंने पहले भी कहा था आपको कि ये स्टैंड ऑफ जो है तुरंत ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन बीच में खबरें आई थी कि इंडियन आर्मी ने कहा कि फ़ौजें जो है पीछे हट रही हैं दोनों तरफ की, तो स्टैंड ऑफ ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी ये स्थिति सामने नज़र आई है। देखिए, इसके पीछे जो स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ उनका ये कहना है कि चीन जो है वो दूसरे देशों को एक तरह से संदेश देने की कोशिश कर रहा है इस तरह के जो हिंसक झड़प है उसके थ्रू। अमेरिका के साथ पहले से ही चीन के संबंध जो हैं अच्छे नहीं हैं और कोरोना वायरस महामारी को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा यूरोप से जो है थोड़ी सी खटाई स्थिति चल रही है और ऐसे में ये भी हो सकता है कि वो भारत के साथ ऐसी स्थिति पैदा करे ताकि अमेरिका और जो दूसरे देश हैं वो जो कि चीन के खिलाफ लामबंद होना चाहते हैं तो उनको एक संदेश जाए। और ये भी हो सकता है कि चीन जो है वो हांगकांग और आर्थिक मंदी जैसे मुद्दे से, कोरोना जैसे मुद्दे पर से दुनिया का ध्यान भटकाने की भी कोशिश कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, पसंद आ रहा हो तो ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को तमाम दोस्तों को, और लाइक बटन तो आपने कर ही दिया होगा, बटन दबा ही दिया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS, उसके प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड स्ट्रेच बनाने के लिए किस देश की कंपनी ने, कंपनी का नाम है STEC, तो उसने सबसे कम बोली लगाई है, मतलब उसको ठेका मिलने की संभावना काफ़ी प्रबल हो गई है। आंसर होगा चाइना, चाइना की कंपनी है ये। STEC फुल फॉर्म क्या है? शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, तो उसने सबसे कम बोली लगाई है। प्रोजेक्ट के लिए बोली उसने 1126 करोड़ रुपए की लगाई है। और देखिए कि ऐसे समय में जब देश में चीन के खिलाफ माहौल होता जा रहा है, चाइनीज़ जो है आर्मी वो इंडियन सोल्जर्स को जो है मार रही है, इंडियन सोल्जर्स जो शहीद हुए हैं और देश में चीनी माल के बहिष्कार की भी बात हो रही है, तब ये जो है ठेका एक तरह से इस चीनी कंपनी को मिलने जा रहा है। ओके, और इसके तहत क्या होना है, इस प्रोजेक्ट के तहत थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं आपको कि दिल्ली मेरठ जो RRTS कॉरिडोर है वहाँ पर जो है वो अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण होगा और इस प्रोजेक्ट का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है, NCRTC के द्वारा किया जा रहा है। तो इससे जो बिड हुई थी यानी जो टेंडर हुआ था उसमें इंडियन कंपनियों ने भी हिस्सेदारी की थी, जिसे लार्सन एंड टुब्रो, तो उसने भी 1170 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इसके अलावा एक और कंपनी भारतीय टाटा प्रोजेक्ट्स और SKEC JV, उसने भी बोली लगाई थी 1346 करोड़ रुपए की, लेकिन सबसे कम बोली जो है चाइनीज कंपनी की रही, उसने लगाई। अब हालांकि इसको लेकर विवाद भी हो रहा है, स्वदेशी जागरण मंच उसने कहा है कि इस बोली को, इस टेंडर को जो है रद्द कर दिया जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उत्तर कोरिया ने किस देश को दुश्मन बताते हुए उससे अच्छे संबंध कायम करने के लिए जो एक कार्यालय बनाया गया था जिसमें जाकर मिलते थे, तो उसको बम से उड़ा दिया है। इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। ओके, देखिए उत्तर कोरिया की सेना ने 16 जून को कैसोंग शहर में जो ऑफिस बना हुआ है उसी को बम से उड़ा दिया और ये ऑफिस जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच अच्छे संबंध कायम करने के लिए 2018 में खोला गया था और अब इसको बम से ही उड़ा दिया गया है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है टोटल, और 2019 का भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आप डाउनलोड कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है। और बुक भी अवेलेबल है अमेजोन पे, वहाँ से भी ले सकते हैं 2019 का।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मशहूर लोक गायक हीरा सिंह राणा का 14 जून को निधन हो गया, तो किस राज्य के गायक थे? बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे वो। आंसर होगा उत्तराखंड। ओके, उनका जन्म हुआ था 1942 में। अल्मोड़ा के मनीला डांडोली गांव में उनका जन्म हुआ था और हाल ही में उनको दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कमाऊनी और जनसोरी अकादमी का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। ओके, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। और 1980 और 1990 के दशक में उनके जो गीत थे, रंगीले, बंदी, घनघरी, कई धोती, लाला, ये काफ़ी राज्य में जो है पहाड़ी राज्य में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। ओके, उनके एक और गीत थे, त्यार पहाड़ म्यार पहाड़ होई दुख को दयार पहाड़, तो वो भी जो है काफ़ी जो है प्रचलित था और पहाड़ियों के जो पलायन की समस्या उसको दर्शाया गया था। तो एक प्रसिद्ध वो व्यक्ति थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने पशुपति नाथ मंदिर परिसर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2.33 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। एग्रीमेंट भी हो गया है। तो ये मंदिर किस पड़ोसी देश में स्थित है? आंसर होगा नेपाल। देखिए, भारत और नेपाल के बीच में टेंशन चल रहा है और इसके बीच में भारत ने पशुपति नाथ मंदिर परिसर को 2.33 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने शीर्ष फर्राट धाविका हिमा दास का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा है, मतलब नॉमिनेट किया है उसको? ओके, अभी अवार्ड मिला नहीं है, मिलने की घोषणा नहीं हुई है, क्लियर करना है, अभी तो केवल नॉमिनेशन हुआ। इसका आंसर होगा असम सरकार। ओके, असम सरकार ने ये किया है, नॉमिनेट किया है। और हिमा दास का 2018 में शानदार प्रदर्शन हुआ था और उसी को देखते हुए असम सरकार ने उनको जो है वो खेल रत्न के लिए ये नॉमिनेट किया है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण और सूखे के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 17 जून। ओके, 17 जून को ये मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी यूटीआई म्यूचुअल फंड ने हाल ही में अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा इम्तियाजुर रहमान। ओके, ये पद 2 साल से खाली चल रहा था और अब इस पर नियुक्ति की गई है। तो सीईओ वगैरह के क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आंसर होगा पंकज त्रिपाठी। ओके, बिहार के रहने वाले हैं और उनको वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व सांसद और जन लक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक माधवराव पाटिल का 14 जून को निधन हो गया, तो किस क्षेत्र से सांसद रह चुके थे? आंसर होगा नासिक। ओके, नासिक के वो रहने वाले थे, कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका निधन हो गया। वो 1999 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी जो शरद पवार की पार्टी है उसमें थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है? आंसर होगा शंभू एस कुमारन। ओके, वो 1995 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतवंशी को इथियोपिया में अमेरिकी दूत बनाया गया है? इसका आंसर होगा गीता पासी। ओके, गीता पासी को बनाया गया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनको ये बनाया है, भारतवंशी हैं। 14 जून को ये घोषणा हुई है। 58 ईयर की हैं पासी और अफ्रीकी मामलों में प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं वो। ओके, और दूसरी जगह भी कई देशों में वो दूत रह चुकी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोविड-19 के चलते ऑस्कर 2021 अवार्ड समारोह की तारीख बढ़ाकर अब कब कर दी गई है? आंसर होगा 25 अप्रैल 2021। देखिए, पहले 28 फरवरी 2021 को तय था ये, लेकिन अब इसको डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसका पीडीएफ अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, तो डाउनलोड कर लीजिए क्लिक करके, या आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके।